नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो कि है वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का पहला वीडियो कर चुका था, जिसमें हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ सामान्य परिचय की चर्चा की थी। हम लोगों ने जाना था कि जो वैदिक सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ, अर्थात कि लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास, उसके बाद लगभग 200 सालों का गैप जो है भारत के इतिहास में देखने को मिलती है। 200 सालों के गैप के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास में भारत में एक उन्नत सभ्यता विकसित होती है, जिसे वैदिक सभ्यता के रूप में हम लोग जानते हैं। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई नहीं हुई थी, तो वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन भारत की सभ्यता के रूप में हम लोग जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी मिलने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन इतिहास के बारे में जाना जाता है भारत में, और उसके बाद वैदिक सभ्यता को जाना जाता है। वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो आज हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो वैदिक सभ्यता थी इसे दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्व वैदिक काल की जानकारी जो है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, आज हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर वैदिक सभ्यता को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में हम लोग देखेंगे पूर्व वैदिक काल के जो भी लोग थे उनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन किस प्रकार से थी। इन चारों ही पहलुओं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ना केवल आप इस सभ्यता के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, बल्कि परीक्षा में पूर्व वैदिक काल से जो भी प्रश्न बनेंगे उसका भी उत्तर आप दे सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन। तो पूर्व वैदिक काल में समाज विकसित होना शुरू हो चुका था, परंतु जो समाज थी वो उस समय तक भी कबीलाई जीवन में आश्रित थी। ठीक है, और लगभग उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज और भी आधुनिक होता चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि सामाजिक जीवन में जो परिवार की स्थिति थी, ठीक है, पूर्व वैदिक काल के लोगों की, उसे हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में जो समाज होता था वो समतावादी था। क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी, उस समय आर्थिक जीवन जो था वो अधिक उन्नत नहीं था, जिसके कारण जो भी वर्ग समाज में निवास करते थे, जो भी लोग समाज में निवास करते थे, वो एक ही स्तर के लोग थे, जिसके कारण उनके बीच ज़्यादा भेदभाव या फिर ऊंच नीच का जो मनोभावना होता है वो नहीं था। इसीलिए पूर्व वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो समतावादी थे। ठीक है, समान रूप से वे एक समाज में निवास करते थे। उसके बाद जो गृह का प्रधान होता था, अर्थात कि जो परिवार या फिर कुटुंब का प्रधान होता था, वो कोई बड़ा भाई या फिर पिता या फिर जो घर में सबसे बड़े होते थे वो होते थे। ठीक है, और एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि पूर्व वैदिक काल का या फिर संपूर्ण वैदिक काल का ही जो घर का प्रधान होता था वो पिता होता था, अर्थात कि वो पुरुष होता था। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि जो घर का प्रधान होती थी वो महिला होती थी, अर्थात कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार जो था वो मातृ सत्तात्मक था, परंतु पूर्व वैदिक काल का जो समाज था उसमें जो परिवार होते थे वो पितृ सत्तात्मक था। इसे याद रखेंगे। ठीक है, पितृ सत्तात्मक था, अर्थात कि जो परिवार का प्रधान होते थे वो कोई पुरुष होते थे, चाहे वो पिता हो या फिर घर के बड़े बुजुर्ग हो या फिर कोई बड़ा भाई हो, तो ये पितृ सत्तात्मक परिवार होता था। इसे आप याद रखेंगे, इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिवार था वो मातृ सत्तात्मक था, और वैदिक सभ्यता का जो परिवार होता था वो पितृ सत्तात्मक होता था।
पूर्व वैदिक काल में जो परिवार होता था वो संयुक्त परिवार होता था, क्योंकि बहुत सारे स्थानों से हमें बड़े बड़े घरों के साक्ष्य मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जो परिवार होता था वो संयुक्त परिवार होता था। और वेदों में भी इस प्रकार से कविताओं का और श्लोकों का संकलन किया गया है, जिससे हमें उन श्लोकों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि जो पूर्व वैदिक काल का समय था उस समय के परिवार संयुक्त परिवार हुआ करते थे। परिवार जो होता था वो सबसे छोटी इकाई होता था, ठीक है, इससे बड़ा कुटुंब होता था, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा उससे विस्तृत जो होता था वो समाज होता था। तो इसे याद रखेंगे, परिवार का जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो समाज का जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार होती थी। इस समय जो दास प्रथा का प्रचलन था, ठीक है, लेकिन ये दास प्रथा यूरोप की दास प्रथा से भिन्न था। यूरोप के जो जैसे दास प्रथा हुआ करती थी उस समय, उससे बिल्कुल भिन्न था। दास प्रथा बहुत निचले स्तर से थी और दासों को रखा जाता था, परंतु कुछ विशेष कार्यों के लिए, कुछ अवधि के लिए ही रखा जाता था, ना कि यूरोप के दास प्रथा जैसे कि उसे जीवन भर के लिए दास बना करके रख दिया जाता था। उस प्रकार का इस समय व्यवस्था नहीं थी, बल्कि दास प्रथा का प्रचलन तो देखने को मिलती है, परंतु वो निम्न स्तर पे थी और कुछ समय के लिए ही दास बना के रखा जाता था। वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो 9वें मंडल में जो ऋग्वेद की हम लोगों ने चर्चा की थी इससे पहले भी, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये आज के वर्ण व्यवस्था से बहुत ही अधिक उन्नत थी, क्योंकि उस समय किसी धर्म या फिर किसी भाषा के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था की जाती थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल से हमें मिलती है, और इसका जो विस्तृत उल्लेख हमें मिलती है विस्तृत रूप से जिसमें वर्णन किया गया है वो 10वें मंडल में पुरुषोक्ति के अनुसार, पुरुषोक्ति के आधार पर यह वर्णन की गई है वर्ण व्यवस्था का। और इसी में सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया था, ठीक है, जिसमें से कहा जाता था कि जो ब्राह्मण का उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के मुख से हुई है, ठीक है, और क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है वो भुजाओं से हुई है, जबकि वैश्य की उत्पत्ति जांघाओं से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है, ऐसा माना जाता था। और वर्ण व्यवस्था में भी माना जाता था जो अधिक बुद्धि वाले विद्वान लोग होते थे, ज्योतिषी होते थे, उनको ब्राह्मण के रूप में जानते थे, ठीक है, जबकि जो क्षत्रिय अर्थात की जो लड़ाई में भाग लेते थे, प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। वैश्य अर्थात कि जो आर्थिक कार्यों में मग्न रहते थे, जैसे कि वस्तुओं का लेन देन करने वाले, या फिर सूदखोर अर्थात कि सूद देने वाले, कुछ ब्याज के आधार पर सूद जो देते थे उनको वैश्य में रखा जाता था। और शूद्र जो सेवा के कार्यों में लगे होते थे उनको शूद्र कहा जाता था। इस प्रकार जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर था, ठीक है, ना कि धर्म के आधार पर या फिर ना कि किसी भाषाई तौर पर। इसे याद रखेंगे। नारियों की स्थिति के बारे में जानते हैं। पूर्व वैदिक काल में जो नारियों की स्थिति थी वो बहुत ही उन्नत थी। नारियों को शिक्षा का अधिकार था, प्रशासनिक कार्यों में भी भाग लेने का उनको अधिकार था। तो नारियों की दशा उन्नत थी, शिक्षा का उनका अधिकार था, और राजनीतिक के कुछ कुछ कार्यों में, जैसे कि आगे पढ़ेंगे हम लोग राजनीतिक जीवन में भी पढ़ेंगे कि कुछ कुछ जैसे कि सभा, समिति, इन सब चीज़ों में नारियों को भाग लेने का अधिकार होता था। उसके बाद भोजन के बारे में जानते हैं। जो पूर्व वैदिक काल के लोगों का भोजन था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन किया करते थे। शाकाहारी में दूध, घी, मक्खन, और मांसाहारी में मांस, मछली, इन सब का उपयोग हमें उल्लेख इनका मिलता है, ठीक है। मदिरा पान का भी उल्लेख हमें पूर्व वैदिक काल के लोगों का मिलता है। वस्त्राभूषण में हम लोग देखते हैं महिला और पुरुष दोनों ही लोग वस्त्र और आभूषण का प्रयोग करते थे, ठीक है। जो बास होता था, इनमें कुछ कुछ शब्दों का आप याद रखेंगे, जैसे कि बास, आदिवास, नीवी, ठीक है। वास जो होता है, शरीर के ऊपर जो भी वस्त्र पहने जाते थे उनको वास कहा जाता था, ठीक है। जबकि अधिवास शरीर के जो ऊपरी भाग में पहना जाता था उसे अधिवास कहा जाता था। और नीवी अर्थात कि ऊपर से नीचे की ओर जो वस्त्र पहना जाता था वो नीवी कहा जाता था। ये टर्म याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
जो वास होता था वो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था, अधिवास जो होता था वो शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता था, और जो निवि होता था वो ऊपर से नीचे की ओर शरीर में पहना जाता था। इसे याद रखेंगे। आमोद प्रमोद और मनोरंजन के साधन के रूप में गायन, वादन और नृत्य ये सभी सम्मिलित थे, और बांसुरी, वीणा तथा ढोल, ठीक है, इन सब का उपयोग बहुत प्रिय माना जाता था। उनके प्रिय वादक यंत्र इनको माना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं कि उस समय का जो आर्थिक जीवन था वो किस प्रकार से था। तो पूर्व वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन था वो मुख्य तौर पर पशुपालन ही था। ठीक है, कृषि का भी उल्लेख मिलता है, परंतु पशुपालन के बाद कृषि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आर्थिक जीवन में हम लोग देखते हैं कृषि में मुख्य रूप से 3 फसलों का उल्लेख हमें मिलता है, जैसे कि गेहूं, जौ और धान। इन 3 फसलों का उपयोग सबसे अधिक किया जाता था पूर्व वैदिक काल में। उसके बाद इस समय सिंचाई की उचित व्यवस्था थी। सिंचाई के व्यवस्था के साथ साथ जुताई, बुआई और कटाई, इन सब का भी हमें साक्ष्य मिलता है, और इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। इन सभी भी प्रक्रियाओं का उपयोग कृषि के कार्यों में हुआ करता था। पशुपालन से कम इसका महत्व था, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि जो कृषि का उल्लेख है वो 24 बार हम लोग देखने को मिलते हैं। 24 मंत्रों का संकलन किया गया है कृषि के बारे में, और ये पशुपालन से कम है, क्योंकि पशुपालन के बारे में गायों के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो 176 बार हमें गायों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जबकि जो कृषि का उल्लेख है वो हमें 24 बार ही मिलता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि कृषि का जो महत्व था वो पशुपालन से कम था। अब देखते हैं पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन ही अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था इस पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, आगे जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे उस समय जानेंगे कि पशुपालन को छोड़कर पशुपालन का जो महत्व है वो धीरे धीरे घट जाता है और कृषि का महत्व बढ़ जाता है। इन्हीं सब कुछ अंतर की वजह से हम लोग पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को अलग अलग पढ़ते हैं। तो इसमें याद रखेंगे, पूर्व वैदिक काल में पशुपालन का महत्व अधिक था, और उसके बाद कृषि का महत्व आता है। पशुपालन में भी गाय का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, कभी कभी कुछ हमें श्लोकों से पता चलता है, गाय के लिए 2 राजा आपस में लड़ते थे गाय को जीतने के लिए, जिसके कारण हम यह अनुमान लगाते हैं कि पूर्व वैदिक काल में गायों का महत्व बहुत अधिक था, और गायों को आघन्य कहा जाता था, अर्थात कि जिसे ना मारा जा सके, ना मार पाने के वाले पशुओं को आघन्य कहा जाता है। और गायों का उल्लेख जो है 176 बार ऋग्वेद में किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। घोड़े का प्रयोग के हमें वर्णन भी मिलते हैं ऋग्वेद में। घोड़े का प्रयोग रथ के लिए किया जाता है, अन्य जैसे कि भैंसा गाड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। तो इन सब कारणों से पशुपालन का हमें साक्ष्य जो है वो पूर्व वैदिक काल से मिलती है। व्यापार के बारे में जानते हैं। व्यापार में सबसे अधिक उतना उन्नत नहीं था पूर्व वैदिक काल में, क्योंकि पूर्व वैदिक जो काल था वो ग्रामीण जीवन पे आधारित था, और इस समय पशुपालन ही मुख्य आधारभूत जो आधार था इन लोग का आर्थिक जीवन का वो था। व्यापार के कुछ हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें से पानी का नाम याद रखेंगे। पानी अर्थात कि जो व्यापार के कार्यों में लगे रहते थे, ठीक है, लेन देन के कार्यों में, उनको पानी कहा जाता था। और ये जो पानी होते थे ये ब्याज भी देते थे कुछ ऋण लेकर के, इन्हें सूदखोर भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं अगर व्यापार से संबंधित आए कि पानी का उल्लेख हमें किस प्रकार से मिलता है, या फिर पानी किसको कहा जाता था। ठीक है, तो पानी जो थे वो ब्याज देते थे कुछ ऋण लेकर, इनको सूदखोर भी कहा जाता था। व्यापार का जो संबंध है ईरान, बेबीलोनिया, इन सब क्षेत्रों से हमें व्यापारिक संबंध देखने को मिलता है पूर्व वैदिक काल के लोगों का। उस समय धातु के उपयोग अधिक नहीं होते थे, परंतु लोहा, तांबा और सोना का कुछ प्रयोग मिलते थे, और जो स्वर्ण आभूषण जो बनाते थे उनको निष्क कहा जाता था। तो इसको याद रखेंगे। अगर प्रश्न में गलती से पूछ दिया जाता है कि निष्क का संबंध किस प्रकार से है, तो वो सोने का जो आभूषण बनाया करते थे उनको निष्क कहा जाता था। तो इसे आप याद रखेंगे। जो दस्तकारी थे उनका संबंध भी व्यापार से था, और व्यापार अधिक उन्नत नहीं थे उस समय, तो इनका भी उल्लेख बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो इनका जो उल्लेख है वो सीमित मात्रा
अर्थात जो गृह युद्ध था वो सीमित था उस समय पूर्व वैदिक काल में। और इसमें सबसे अधिक जो हमें वर्णन मिलता है वो बढ़ाई का मिलता है, ठीक है। रथ जो कि रथ, हल, गाड़ियाँ आदि बनाने का कार्य करते हैं, तो उनका वर्णन हमें मिलता है पूर्व वैदिक काल में। उसके बाद चर्मकार जो चमड़े का काम करते थे उनको चर्मकार कहा जाता था। स्त्रियाँ चटाई बुनने का कार्य करती थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे जैसे कि सुनार, जुलाहे और वस्त्र बनाने के आदि के हमें जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलती है। तो जितने चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो सामाजिक जीवन था वो कबीलाई जीवन था, परिवार बनना शुरू हो चुका था और जो समाज का सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार होती थी। परिवार का जो प्रधान होता था वो पुरुष होता था, चाहे वो पिता हो, घर का बड़े बुजुर्ग हो या फिर बड़ा भाई हो, तो वो परिवार का प्रधान होता था। जिससे हमें पता चलता है कि जो पूर्व वैदिक काल का समाज था वो पितृसत्तात्मक था। उसके बाद संयुक्त परिवार का हमें साक्ष्य मिलता है, संयुक्त परिवार होते थे उस समय पूर्व वैदिक काल में। उसके बाद दास प्रथा का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है, परंतु दास प्रथा जो थी वो यूरोप के दास प्रथा से बिल्कुल भिन्न थी। कुछ कार्यों के लिए, कुछ समय के लिए दास बनाकर रखा जाता था, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता था। तो दास प्रथा उतनी कठोर नहीं थी, वो कुछ ही हमें वर्णन उनका मिलता है। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले हम लोग 9वें मंडल में वर्णन देखते हैं। 10वें मंडल में विस्तृत रूप से वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है। और कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है, उसके भुजाओं से क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ है, जांघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और जो शूद्र की उत्पत्ति है वो पैरों से हुई है, ऐसा माना जाता है। नारियों की दशा जो थी वो उन्नत थी, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और राजनीतिक कार्यों में भी वे भागीदारी बन सकते थे। भोजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन से परिचित थे पूर्व वैदिक काल के लोग। शाकाहारी में दूध, घी, मक्खन इनका उपयोग किया जाता था। मदिरा पान का भी हमें उल्लेख मिलता है। वस्त्र आभूषण में उसका जो वस्त्र और आभूषण होते थे वो बहुत ही साधारण होते थे, जिसमें आभूषण जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही लोग उपयोग करते थे। इसमें कुछ कुछ टर्म को याद रखेंगे, वास, अधिवास और निवि, ठीक है। वास अर्थात कि शरीर के जो निचले हिस्से में पहना जाता था उनको वास कहा जाता था। अधिवास अर्थात कि शरीर के जो ऊपरी हिस्से में पहना जाता था उनको अधिवास कहा जाता था। और निवि अर्थात कि ऊपर से नीचे की ओर जो वस्त्र पहना जाता था उसे निवि कहा जाता था, ठीक है। आर्थिक जीवन में हम लोगों ने देखा कि पूर्व वैदिक काल के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो मुख्यतः पशुपालन था, लेकिन कृषि का भी हमें पशुपालन के बाद चर्चा मिलती है। कृषि में हम लोगों ने देखा कि मुख्य फसल जो थे वो गेहूं, जौ और धान, ये फसलें मुख्य थी। सिंचाई की उचित व्यवस्था थी और आधुनिक रूप से जो खेती होती थी उसके सारे प्रक्रियाओं का ज्ञान उनको था, जिसमें जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, ये सारी ही प्रक्रियाओं का हमें उल्लेख मिलता है। पशुपालन से कम महत्व मिलता है क्योंकि कृषि का जो उपयोग है वो 24 मंत्रों का हमें वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जबकि पशुपालन से संबंधित 176 मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में किया गया है। और पशुपालन ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करता था, जिसमें से गाय को पालते थे उनका महत्व बहुत अधिक था। गाय को अगन्या कहा जाता था, अर्थात कि जिसे नहीं मारा जा सकता है। घोड़े का प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं और घोड़े का वे पशुपालन घोड़े को इसलिए पालते थे ताकि रथ के रूप में उनका उपयोग किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा हमें भैंसा गाड़ी का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। बैलों को पालने का भी उल्लेख हमें मिलता है। व्यापार उस समय उतना उन्नत नहीं था, ठीक है। पानी अर्थात कि जो ब्याज देते थे, कुछ ऋण देते थे कुछ ब्याज के दरों में, इसको याद रखेंगे। व्यापार का जो संबंध है वो ईरान, बेबीलोनिया इनसे मिलता है। और निष्क अर्थात कि जो स्वर्ण के आभूषण बनाया करते थे उनको निष्क कहा जाता था। गृह उद्योग और दस्तकारी में देखते हैं कि इनका भी वर्णन हमें सीमित रूप से मिलती है। और बढ़ाई, रथ, हल, गाड़ियाँ, इन सब चीज़ों को बनाने का कार्य किया जाता था। कुछ लोगों को उनको बढ़ाई कहा जाता है। इनका वर्णन हमें पूर्व वैदिक काल में मिलती है। चर्मकार
स्त्रियां चटाई बनाती थी, चर्मकार चमड़े के वस्तुओं का बनाने का कार्य करते थे। इसके अलावा सुनार, जुलाही, वस्त्र बनाने आदि के जो लिखित प्रमाण है वो हमें पूर्व वैदिक काल से संबंधित मिलते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग जानते हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में राजनीतिक जीवन, अर्थात कि पूर्व वैदिक कालों का जो राजनीतिक जीवन था वो किस प्रकार से था। तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो पूर्व वैदिक काल थे उनका कबीलाई जीवन था, अर्थात कि इस समय तक किसी भी प्रकार से राजतंत्र या फिर गणतंत्र की हमें उल्लेख नहीं मिलती है, परंतु पूर्व वैदिक काल से धीरे धीरे राजतंत्र की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन में सबसे पहला आता है राजा। ठीक है, राजा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि राजन, सम्राट, इन सब नामों से राजा को पुकारा जाता था, परंतु इस राजा का जो शक्ति का अधिकार था वो सीमित था। ठीक है, अनियंत्रित नहीं था, बल्कि धर्म के हाथों में इसे नियंत्रण किया जाता था। और राजा के नियंत्रण के लिए, उनकी सहायता के लिए अलग अलग समितियां, सभा और विदत का निर्माण किया गया था। तो इसे याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है कि राजा की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार से समिति, सभा और विदत की निर्माण की गई थी। राजा का जो अधिकार था वो सीमित था, अनियंत्रित नहीं था, उसको विभिन्न प्रकार से समितियों के द्वारा उनके अधिकारों पर निरंकुश लगाया जा सकता था। अब जानते हैं जो समिति होता था, ठीक है, सभा, समिति और विदत के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न बनते हैं, तो इसको याद रखेंगे। समिति जो होता था वो आम सभा होती थी, अर्थात कि जो आम लोगों के, जो ग्रामीण लोगों की सभा होती थी उसको समिति कहा जाता था। और इस समिति का उपयोग राजा के कार्यों में निरंकुश लगाने के लिए और राजा के सहायता के लिए उपयोग किया जाता था। सभा जो होती थी वो कुलीनों की सभा होती थी, कुलीनों का संगठन होता था, अर्थात कि जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे उनकी जो सभा होती थी वो सभा कहलाती थी। ठीक है, विदत जो होती थी वो उपज का जो बंटवारा, जो भी उपज होता था खेती से या फिर पशुपालन से संबंधित भी जो उन्हें आर्थिक सहायता होती थी उनका बंटवारा और कर का बंटवारा भी होता था। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ तो कर का उतना अधिक उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु एक प्रकार से बलि का उल्लेख मिलता है। बलि अर्थात कि एक प्रकार से कर था जो कि स्वेच्छा से सरकार अर्थात कि राजा को दिया जाता था। तो इसको याद रखेंगे। गण जो कि कुलीनों की सभा होती थी, ठीक है, गण का भी विदत के सभा और गण ये दोनों ही एक प्रकार से संगठन होते थे। और ये जो समिति होती थी, समिति और विदत, इन दोनों ही राजनीतिक कार्यों में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। इसीलिए कहा जाता है कि जो महिलाओं की स्थिति थी पूर्व वैदिक काल में वो उन्नत थी, क्योंकि समिति और विदत इन दोनों ही प्रकार के संगठनों में महिलाओं का भागीदारी होता था। मंत्री और कर्मचारी में हम लोग देखते हैं पुरोहित, अर्थात कि जो राजा के धार्मिक कार्यों का संचालन करता था, धार्मिक कार्यों को पूर्ण करता था, उसे पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस समय प्राचीन भारत के इतिहास में लगभग पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक के काल में धर्म का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय पूजा पाठ और यज्ञ आदि कार्य संपन्न किए जाते थे, तो उन सभी कार्यों को संपन्न करने का जो दायित्व होता था वो पुरोहित के हाथ में होता था। सेनानी सैनिक का प्रमुख होता था और राजा के अनुपस्थिति में सारा कार्यभार सेनानी ही देखता था। ग्रामीणी का भी शासन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता था और सरकार के अर्थात कि राजा के कार्यों में ये जो ग्रामीणी होती थी वो मदद करती थी। उसके बाद सैन्य संगठन के बारे में जानते हैं। सैन्य संगठन जो था पूर्व वैदिक काल का वो अस्थायी था। ठीक है, किसी भी प्रकार का स्थायी संगठन के बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती थी, अर्थात कि जो सैन्य संगठन होती थी जब युद्ध होता था या फिर जब उनका ज़रूरत पड़ता था तब उनको संगठित किया जाता था। राजा के पास हर समय सेना उपलब्ध नहीं होती थी, तो इसे याद रखेंगे। जो सैन्य संगठन होती थी वो अस्थायी सेना थी और इनका नेतृत्व राजा करता था। ठीक है, और राजा की अनुपस्थिति में सेनानी जो कि सेना का प्रमुख होता था वो इसका संचालन करता था और इनका उपयोग करता था। न्याय व्यवस्था का उल्लेख हमें अधिक नहीं मिलती है, परंतु कुछ छंदों में और कुछ श्लोकों में इनका उल्लेख हमें देखने को मिलती है।
पूर्व वैदिक काल का जो न्याय व्यवस्था था वो बहुत ही सरल था, दंड का अधिक प्रावधान नहीं था, यहाँ तक कि मृत्यु दंड के लिए भी जो हत्या होती थी उसके लिए भी मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था। तो याद रखेंगे न्याय का उस समय सिस्टम बना हुआ था वो बहुत ही सरल था, ठीक है, और उस समय दंड का विधान कठोर नहीं था और मृत्यु दंड का किसी भी प्रकार का विधान उस समय देखने को नहीं मिलती है। अगर हत्या भी कोई कर देता था तो भी उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं और जानते हैं पूर्व वैदिक काल के लोगों की धार्मिक जीवन किस प्रकार से थी। तो पूर्व वैदिक काल के लोगों का जो धार्मिक जीवन था बहुत ही उन्नत था। वे देवी देवताओं को मानते थे, यज्ञ संपन्न करवाते थे, पूजा पाठ का कार्य करवाते थे, ठीक है। तो धार्मिक जीवन में यज्ञों की बहुलता थी, प्राकृतिक की पूजा करती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी और विभिन्न देवताओं का नाम वे प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ करके उनकी पूजा करते थे। जैसे कि इसमें बहुदेववादी का सिद्धांत मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो धार्मिक जीवन थी वो बहुदेववादी पर आधारित थी, जिसमें विभिन्न प्रकार से जैसे कि पृथ्वी के अलग देवता मानते थे, अंतरिक्ष के देवता को अलग मानते थे और आकाश के देवता को उन्होंने अलग तौर पर बांट रखा था। इनका नाम याद रखेंगे। जो पृथ्वी के देवता थे वो अग्नि, सोम, बृहस्पति, ठीक है, इनको पृथ्वी के देवता के रूप में वे पूजते थे, इनका नाम याद रखेंगे। उसके बाद अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र, रुद्र और वायु तथा मारुत, ठीक है, वायु को ही मारुत कहा जाता था, मारुत को ये अंतरिक्ष के देवता के रूप में पूजते थे। और आकाश के देवता के रूप में याद रखेंगे घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, उषण, इनको आकाश के देवता के रूप में पूजते थे। इसमें इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल के लोगों के द्वारा पूजे जाने वाले आकाश के देवता कौन से हैं, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या फिर आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि पूर्व वैदिक काल से संबंधित जो अंतरिक्ष के देवता थे, निम्न में से बताइए कि कौन सा देवता अंतरिक्ष का देवता नहीं था, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना है। तो ये जानने के लिए कि कौन सा अंतरिक्ष का देवता नहीं था, आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से देवता अंतरिक्ष के देवता थे। कुछ महत्वपूर्ण देवताओं के नाम हम लोग जानते हैं जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे अधिक जो उल्लेख मिलता है वो इंद्र का मिलता है, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है और बादल का देवता भी कहा जाता है और इसे मेघनाद भी कहा जाता है। अलग अलग नामों से इंद्र को पुकारा जाता है। और सबसे अधिक बार ऋग्वेद में किसी देवता का अगर उल्लेख किया गया है तो वो इंद्र का उल्लेख किया गया है और इसे सबसे प्रतापी देवता के रूप में भी पूजा जाता था। इनका वर्णन भारत के बाहर मध्य एशिया के क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, बोगाजकोय अभिलेख, उसमें मिलता है। तो इनका नाम बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखेंगे कि ऋग्वेद में इसे 250 बार इनका वर्णन किया गया है। इनका जो प्रतापी देवता थे, इनके प्रताप को दिखाने के लिए ही 200 श्लोकों का वर्णन किया गया है, इनका गुणगान करने के लिए। उसके बाद आता है अग्नि, ठीक है। अग्नि इंद्र के बाद का स्थान आता था और अग्नि को मध्यस्थ का देवता भी कहा जाता था, अर्थात कि जो मनुष्य होते थे और जो देवता होते थे उनके बीच मध्यस्थ का काम अग्नि के रूप में जानते थे और इसीलिए यज्ञ संपन्न करवाए जाते थे। उसमें अग्निकुंड बनाया जाता था, उसमें जो भी उनके मांग होती थी देवता से या फिर कोई भी बात देवता को पहुंचाना होता था तो पूजा पाठ करते थे और अग्नि के माध्यम से देवता तक पहुंचाने का काम करते थे। ऐसा पूर्व वैदिक काल के लोगों का मानना था। वरुण उसके बाद आता है तीसरे नंबर में। इन्हें जल के देवता, वर्षा का देवता, समुद्र का देवता भी कहा जाता था या फिर ऋतु के देवता के रूप में भी वरुण का उल्लेख हम लोग देखते हैं। उसके बाद सोम देवता का वर्णन मिलता है और इन्हें वनस्पति के देवता के रूप में पूर्व वैदिक काल के लोग पूजते थे। मारुत के देवता को आंधी का देवता कहा जाता था। अश्विन को अर्थात कि नासत्य का नाम भी याद रखेंगे, अश्विन को नासत्य के रूप में भी जानते हैं। इनको चिकित्सक के रूप में पूजते थे, ठीक है, तो इसका याद रखेंगे। सविता को सूर्य की देवता भी कहा जाता था और ये गायत्री मंत्र का उल्लेख भी हम लोग ऋग्वेद में देखते हैं, ठीक है।
गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में देखते हैं। सविता को जो है ये सूर्य देवी के रूप में हम लोग इनका उल्लेख देखते हैं। तो ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन से संबंधित था पूर्व वैदिक काल के लोगों की। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो राजनीतिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल का जो समाज था वो कबीलाई जीवन पर आधारित था। किसी भी प्रकार का इस समय राजतंत्र या फिर प्रजातंत्र स्थापित नहीं हुई थी, परंतु इसके बाद धीरे धीरे राजतंत्र का स्थापना होना शुरू हो चुका था। इनका जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। इनको राजन, सम्राट आदि नामों से जाना जाता था। सीमित अधिकार होते थे इनके पास और इनके अधिकारों पर निरंकुश लगाने के लिए विभिन्न प्रकार से समिति, सभा समिति और विधत का निर्माण किया गया था। समिति अर्थात कि आम सभा होती थी, आम लोगों की जो सभा होती थी उन्हें समिति कहा जाता था। सभा अर्थात कि कुलीनों की सभा होती थी, अर्थात कि कुलीनों का जो संगठन होता था, जो विद्वान होते थे, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते थे, उन्हें सभा कहा जाता था। विदत अर्थात कि जो उपज होती थी कृषि से और जो भी कर उनको मिलता था, उनका जो बंटवारा करने का कार्य होता था वो विदत होती थी। और समिति और विदत ऐसी संस्थाएं थी जिसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। गण जो होते थे वो कुलीनों की सभा होती थी, ठीक है। और बलि एक प्रकार से स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर होता था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मंत्री और कर्मचारी में जो पुरोहित होती थी वो धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, जो यज्ञ संपन्न होते थे उन कार्यों को देखरेख करती थी। और सेनानी जो सेना का प्रमुख होती थी, राजा के अनुपस्थिति में यही सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीणी का भी उल्लेख हमें मिलता है जो कि राजा के कार्यों में, विभिन्न राजनीतिक कार्यों में मदद करती थी। सैन्य संगठन जो होती थी अस्थायी होती थी। जब जरूरत पड़ता था तो सेना को इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। राजा के पास हर समय सेना उपलब्ध नहीं होती थी। न्याय बहुत ही सरल था और दंड का विधान भी सरल था और अधिक कठोर दंड इसमें उपलब्ध नहीं होता था। मृत्यु दंड का हमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात कि हत्या करने जैसे जघन्य अपराधों के लिए भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। धार्मिक जीवन में हम लोगों ने पढ़ा कि यज्ञों की बहुलता थी और यहाँ पे बहुदेववादी का सिद्धांत भी हमें मिलता है, जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग देवताओं को माना जाता था। पृथ्वी के लिए अग्नि, सोम, बृहस्पति इन देवताओं को मानने की उस समय प्रथा थी, ठीक है। अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, वायु, मारुत इन देवताओं को पूजा जाता था। आकाश के रूप में घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, कुषाण इन देवताओं को माना जाता था। इंद्र को सबसे अधिक प्रतापी देवता के रूप में जानते हैं, ठीक है। इनका उल्लेख प्रतापी देवता के रूप में हुआ है। इन्हें बादल का देवता, मेघ का देवता कहा जाता था और इनका जो वर्णन है वो 250 बार हुआ है ऋग्वेद में। अग्नि उनके बाद आता है और इन्हें मध्यस्थ के देवता भी कहा जाता था। इनका 200 बार उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वरुण जल, समुद्र और ऋतु के देवता के रूप में इनको जानते हैं। सोम जो देवता थे उन्हें वनस्पति का देवता कहा जाता था। मारुत को आंधी का देवता कहा जाता था या फिर वायु का देवता भी इन्हें कहा जाता था। अश्विन अर्थात कि नासत्य को चिकित्सा के देवता के रूप में हम लोग जानते हैं और सविता को सूर्य के देवता कहते हैं और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इन्हीं के बारे में हमें देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल के बारे में सारे जो भी जानकारियाँ हो सकती थी उनको पढ़ लिया है। मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद जो भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव होंगे कोई भी किताब से उठा करके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें, ठीक है। और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव आपके जो परीक्षा से संबंधित होंगे पूर्व वैदिक काल से वो सॉल्व हो जाएंगे। अगले वीडियो में अर्थात कि उत्तर वैदिक काल में हम लोग फिर से मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।